हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 23 अक्टूबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को अपनी विधि में सुधार हेतु जानकारी देना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक या प्रतिक्रिया के माध्यम से शिक्षक को अपनी जो शिक्षण विधि होती है उसमें सुधार हेतु जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अभ्यास, तीन आपके आवश्यक तत्व हैं। प्रतियोगिता यहाँ पे आवश्यक तत्व में नहीं आएगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे जो ब्लूम है, ब्लूम ने यहाँ पे वर्गीकरण किया था, जो शैक्षिक उद्देश्य थे उसी का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शैक्षिक उद्देश्य है उसमें देखेंगे बुद्धि क्षेत्र से, भावनात्मक क्षेत्र से और क्रियात्मक क्षेत्र से, ये सब के सब आ जाते हैं उसी में। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो सीखने के लिए यहाँ पे जो सही यहाँ पे परिभाषा है वह है कि अनुभव से जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण में सामान्यतः कितने मिनट का शिक्षण सत्र होता है। सूक्ष्म शिक्षण दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 मिनट का समय मिलता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्य योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को यहाँ पे व्यवस्थित बनाना, जो शिक्षण है उसको व्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ पे पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से जो शिक्षक होते हैं, जो भी उनको पढ़ाना रहता है उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ा पाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला। जो प्रभावी शिक्षक है उसकी विशेषता क्या है, तो जो विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखता हो वह प्रभावी शिक्षक की विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है। अनुदेशात्मक उद्देश्य दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम परिणाम से है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु की प्रकृति पर। जो शिक्षण विधि का हम प्रयोग करते हैं या जो भी शिक्षक यहाँ पे शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं वह विषय वस्तु पर डिपेंड करती है। जिस तरह की विषय रहेगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिक्षण विधियाँ रहती हैं। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। प्रोजेक्ट विधि दिया गया, प्रोजेक्ट विधि के यहाँ पे जो जनक हैं वह किलपैट्रिक हैं। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख आंतरिक कारक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा। जो देखेंगे बुद्धि है या अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख आंतरिक कारक है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो वातावरण है, शिक्षक, विद्यालय, ये सब आपके यहाँ पे बाह्य कारक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सीखने की प्रगति होती है उसको मापना यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ब्लैक बोर्ड होता है वह हमें दिखाई देता है, इसलिए यह देखेंगे आपका हो जाएगा दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखने का नियम अभ्यास का नियम किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह थॉर्नडाइक ने दिया था। जो सीखने का नियम है, जो अभ्यास का नियम है, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की पुस्तकालय शिक्षण प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है। तो देखेंगे जो पुस्तकालय होता है वह शिक्षण प्रक्रिया में देखेंगे बिल्कुल स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वातावरण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सहयोगात्मक वातावरण होता है वो अधिगम का बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वातावरण है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और छात्र के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है वह शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि लेसन प्लान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो लेसन प्लान है, जो पाठ योजना है, इस शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग है वह हर्बर्ट ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अधिगम का सर्वोत्तम परिणाम कब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सर्वोत्तम परिणाम दिया गया, सबसे अच्छा परिणाम जब विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं उस समय अधिगम यहाँ पे सबसे अच्छा हो पाता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षण अधिगम को सहज बनाना, आसान बनाना। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है कि जो शिक्षण अधिगम है उसको यहाँ पे सहज बनाना, आसान बनाना। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण में कौशल विकसित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का। ऑप्शन नंबर जो सी है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति में सबसे उच्च स्तर कौन सा है। तो उसमें देखेंगे तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन सबसे उच्च स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला दिया गया है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय में निपुणता। जो प्रभावी शिक्षक हैं उनका अगर गुण की बात की जाए तो उन्हें यहाँ पे विषय में निपुणता उनकी होनी चाहिए। तो यह भी आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण गुण के अंतर्गत आता है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। अनुदेशात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शिक्षण की योजना बनाने में। ऑप्शन नंबर जो ये वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की पाठ्यक्रम निर्माण का प्रथम चरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से उद्देश्यों का निर्धारण। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उस समय यहाँ पे जो सबसे पहला चरण होता है कि उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है कि जो पाठ्यक्रम बन रहा है उसका क्या उद्देश्य है, उससे क्या छात्रों को बेनिफिट मिलेगा, क्या व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि अधिगम का परिणाम किस रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से व्यवहार परिवर्तन। जो अधिगम होता है अधिगम से देखेंगे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति किस वर्ष प्रस्तुत हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1956 में। 1956 बी वाले में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि का उपयोग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इतिहास शिक्षण में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो भी आप यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हैं, तो इन सब का जो यूज होता है वह यहाँ पे बच्चों का ध्यान आकर्षित हो उसके लिए किया जाता है। और जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको रोचक बनाने के लिए और आसानी से बच्चों को समझ में आए उसके लिए यहाँ पे जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विषय को रोचक व समझने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से निरंतर सुधार। निरंतर सुधार के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गद्य और पद्य वाला वेद पूछा जाता है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वह माउसिन राम में होती है। जो माउसिन राम दिया गया है वह सी वाले में दिया गया है, यह मेघालय में है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का यहाँ पे नाम मासिन राम भी है और मासिन राम गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो शुद्ध शब्द है वह माउसिन राम है। बाकी अगर ऑप्शन में मासिन राम आपको मिलता है तो वह भी आपका उसको टिक कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसको यहाँ पर देखेंगे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसी के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संसद का जो सर्वोच्च अधिकार है किसमें निहित है। यहाँ पे भारतीय संसद का जो सर्वोच्च अधिकार है अधिकार क्या है यह प्रश्न है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा यहाँ पे या सबसे ऊंचा अधिकार है वह है आपका कि जो भारतीय संसद है वह संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पे उसका अधिकार यही है। बाकी उसका अधिकार देखेंगे वित्तीय कार्य या कार्यपालिका नियंत्रण नीति निर्धारण इसमें भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे संविधान संशोधन में है कि उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। वंदे मातरम गीत के रचयिता हो जाएंगे यहाँ से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह देखेंगे यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय गीत है और जो भारत का राष्ट्रगान है वह है जनगण मन और उसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है वह है शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह पूछ लिया जाता है तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। और इसके अलावा पृथ्वी का बहन या भगनी पूछा जाए तो शुक्र ग्रह है, यह पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू दिया गया, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और सीपीयू में 3 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला एएलयू होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। दूसरा यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होता है जो सीयू के नाम से जाना जाता है। तीसरा आपका मेमोरी यूनिट होता है। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का जो राज्य पशु है वह गौर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है। बिहार का जो शेरशाह यहाँ पे सूरी मकबरा है ये सासाराम में है। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोल घर था उसको अनाज के भंडारण हेतु बनवाया गया था। तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।